हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 6। इसके पहले जितने भी पार्ट्स थे हमारे 1 2 3 4 5 उन सभी में हम लोग ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया है। और उसके पहले हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी को कवर किया था। तो उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम एक एक करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। इस डेक में हमने कुछ इमेजेस का यूज किया है, तो उसके लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स ऑफ दीज इमेजेस। If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, इस पे बताऊंगा कि क्या हमारे की कॉन्सेप्ट हैं, क्या यहाँ पर हमारे चीजें अप्लाई होंगी, हिंट दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप उस पे उसको सॉल्व कर सकें। फिर जाकर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, इस पहले क्वेश्चन पर क्या कहा है। टू masses m1 equal to 5 kgs and m2 equal to 10 kgs connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure। तो ये हमारा एक मास है m1, दूसरा है m2। इसको इस तरीके से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, ये एक पुली है जो भी कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। उसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.15 है। द मिनिमम वेट m दैट शुड बी पुट ऑन टॉप ऑफ m2 टू स्टॉप द मोशन इज। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये मूव कर रहा था, ये यहाँ पर क्या हो रहा था, मूव कर रहा था। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए हम ऊपर कितना मास रखें जिससे कि जो ये मोशन है वो होना बंद हो जाए। यानी कि ऊपर रखने से होगा क्या, इस मास को जब ऊपर रखेंगे उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा और उसकी वजह से ये जो मूवमेंट है वो हमारा रुक जाएगा। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ए 18.3 kgs, बी 27.3 kg, 43.3 kg और डी है 10.3 kg। तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका समय। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें। तो क्या है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर मतलब एक मास है m1 और दूसरा मास m2, ये कनेक्टेड है। अब इस पे जो है नीचे डाउनवर्ड फोर्स हमारा एक एक्ट होगा जिसको कि हम बोलेंगे वेट। तो ये हो जाएगा m1g और इस m1g के बराबर इस डायरेक्शन पर हमारा अब क्योंकि इस पे मूवमेंट है, ठीक है, इस जगह पर क्या है, मूवमेंट है, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा जिसकी वजह से इस पे बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम एक इसका रिलेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि क्योंकि जो m1 मास नीचे जा रहा है, m1 मास नीचे जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर एक मास को अटैच करना है, जिसके बाद ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि उसके बाद फिर ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को लगाकर फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये मान लेंगे कि हमने मास रख दिया, m मास रख दिया, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि इस पूरी बॉडी को हमने मान लिया कि इसका जो मास होगा वो m प्लस m2 हो जाएगा। ओके, तब जाकर फिर सारी चीजें हम करेंगे। तो देखिए क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी, एक तो m1g और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो यहाँ पर टेंशन एक्ट होगा वो बराबर हो जाएंगे, और जो इधर टेंशन एक्ट होगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पर ये बताना है कि अब इस पे मूवमेंट ना हो पाए नीचे तरफ, यानी कि ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से कम होनी चाहिए, कम हो या फिर बराबर हो, तभी ये नीचे मूव नहीं करेगा, वरना ये मूव कर जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए ही हमने m ऊपर अप्लाई किया था। तो इसी को हम लोग लिख देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर जो नीचे एक्ट होगा वेट वो होगा m प्लस m2g, और इसी के बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पर नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ यानी कि ये नॉर्मल एक तरीके से हमारा हो जाएगा,
ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो हो गया, और इस नॉर्मल के साथ जब म्यू का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है, जो कि इस डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस फ्रिक्शनल फोर्स और इस पे कंपैरिजन करेंगे, तो ये जो वेट होना चाहिए वो हमारा कम होना चाहिए। कैसे किया मैंने बता दिया कि टेंशन से करेंगे इधर और इसको टेंशन से इधर करेंगे, फिर एक साथ हम इनको रखेंगे। तो ये आ गया m1g की वैल्यू कम या बराबर होनी चाहिए हमारे इस फ्रिक्शनल फोर्स से। m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, m1 हो गया 5 kgs और g की वैल्यू हो गई 10, या फिर इसको अगर हम लोग देखें तो g तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है, यानी कि इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। जो अब यहाँ पर हमारा ये है 0.15, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड पर, 5 डिवाइडेड बाई 0.15, तो ये जो है हमारा वो बन जाएगा लगभग निकल कर आ जाएगा 33.33 kgs, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 0.15 लेस देन और इज इक्वल टू 10 प्लस m, ये हो जाएगा। और 5 डिवाइडेड बाई 0.15 को अगर हम लोग देखें तो ये निकल कर आ जाएगा 33.33। अब 10 जो है इधर माइनस में आ जाएगा, जिससे कि m निकल कर आ जाएगा कि m ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 23.33 kgs, यानी कि मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर जो है वो क्या है कि हमारा जो इस पे नियरेस्ट वैल्यू है वो कितनी है 27.3 kgs। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि कम से कम 23.33 kgs तो होना ही चाहिए। कंडीशन यही थी ना कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, और इससे ज्यादा हो सकता है। तो इससे ज्यादा है और सबसे इस पे हमारी कम वैल्यू है ये इन गिवन ऑप्शंस में से, तो इन गिवन ऑप्शंस में से ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन सभी ऑप्शन में से सबसे छोटा हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं रिक्वायर्ड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो आंसर निकल कर आएगा वो ये हो जाएगा। तो देखिए एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है जहां पर कि आपको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिल रही है, बट आपको अब इसको ध्यान में रखना है कि अरे ये भी तो गिवन है। तो ये जो गिवन है हमारा, ठीक है, ये जो कंडीशन गिवन है इसके कारण से हम 27.3 kgs को करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उतना हमें दिया है और इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि ये इसके बराबर है और इससे बड़ा हो सकता है। तो ये m मिनिमम निकल कर आ गया 27.3 kgs। ओके, क्लियर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप अ रफ inclined plane is F1, while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2. If the inclined plane makes an angle theta from the horizontal such that tan theta is equal to 2 mu, then the ratio F1 by F2 is। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि F1 और F2 दोनों ही हमारे फ्रिक्शनल फोर्स है। हो क्या रहा है कि अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हमारा तब एक्ट होना चालू होता है जब एक जो हमारी दो बॉडी है उनके बीच में किसी तरीके का रिलेटिव मोशन हो, उनकी जो सरफेस है उनमें किसी तरीके का रिलेटिव मोशन हो। तो मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है और इस पे किसी बॉडी को ऊपर लेकर जाया जा रहा है, तो ऊपर ले जाने में क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट होगा। क्या होगा? नीचे की तरफ एक्ट होगा, वो उसको रोकेगा ऊपर बढ़ने से। और अगर बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगी तो अपवर्ड डायरेक्शन पर एक फोर्स लगेगा ताकि वो स्लाइड ना हो, उसके अगेंस्ट होगा। तो उन्हीं F1 और F2 की बात हो रही है और हमें उन्हीं की उनका ही जो रेशियो है वो हमें बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, A4, B1, 2, C वाला ऑप्शन है, C है वाला 2 और D है 3। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो F1 और F2 हैं दोनों ही हमारे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। एक जो है वो मान लीजिए कि जब बॉडी स्लाइड कर रही है तो उसको स्लाइड होने से बचा रहा है, और एक ये है कि जब हम उसको ऊपर पुश कर रहे हैं तो उसको ऊपर चढ़ने से रोक रहा है। दोनों ही केस में जो मोशन है उसको रेजिस्ट कर रहा है। वो रेजिस्ट क्या, एक तरह से कह लीजिए अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम उसको लिख सकते हैं, जैसे F1 है वो हमारा क्या है कि एज बॉडी जस्ट इन पोजिशन टू मूव अप, यानी कि बॉडी मूव करने की ऊपर कोशिश कर रही है बट उसके अगेंस्ट यहाँ पर फ्रिक्शन
डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और F2 हो जाएगा एज बॉडी जस्ट इन पोजीशन टू स्लाइड डाउन, फ्रिक्शन अपवर्ड। इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। तो यहां पर अब हम अगर इन फोर्सेस का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू, इनका रेशियो निकाला तो ये आ गया F1 के लिए mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आएगा। mg से फिर नीचे वाला जो mg होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर mg नहीं लिखा गया, सीधे लिख दिया गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यहाँ पर जो tan थीटा की वैल्यू दी हुई है वो हमें दे रखी है 2 म्यू है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए इस पे हम लोग ने क्या किया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पर जब हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ से, तो इधर बचेगा ये tan थीटा प्लस म्यू, और ये बचेगा tan थीटा माइनस म्यू, ये चीज बचेगी। ये समझ पे आया कैसे हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा ही होता है ना, तो जब हम लोग ने कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लिया तो कॉस थीटा यहाँ नीचे डिवाइड पर आ जाएगा, और इधर भी डिवाइड पर आ जाएगा, और इधर भी डिवाइड पर, और इधर भी डिवाइड पर, और बाहर इधर भी कॉस थीटा और इधर भी कॉस थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, और ये भी हमारा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, जिससे कि हमारी जो ये एक्सप्रेशन है वो, क्योंकि कॉस थीटा कैंसिल, तो ये जो बचा वो बचा tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस म्यू। अब ये जो tan थीटा है उसकी वैल्यू दी है 2 म्यू, तो 2 म्यू रख दिया, और नीचे इधर रख दिया 2 म्यू, तो 2 म्यू प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस म्यू, ऊपर हो गया 3 म्यू, नीचे हो गया म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल, बचा 3। तो ये हमारा F1 बाई F2 निकल कर आ गया, यानी कि आंसर जो डी है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A box of mass 80 kg kept on a horizontal weighing machine of negligible mass attached to a massless platform P that slashed down at 37 degree incline। ये है और ये 37 डिग्री इस पे इंक्लिनेशन है। The weighing machine reads 72 kgs. Box is always at rest with respect to weighing machine. Then coefficient of friction between the platform and the incline is। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो coefficient of friction है इस प्लेटफॉर्म, ये जो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म रखा हुआ है पी, ठीक है, ये और ये मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म पी और ये जो प्लेन है इसके बीच में कितना फ्रिक्शन है ये हम लोग को बताना है, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है हमारे 12/13, बी 13/24, सी 3/5, डी है 11/24। इसमें मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है उस पे मास नहीं है, ठीक है, बट हम सिर्फ यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि एक सरफेस है, तो जो पूरा का पूरा मास होगा वो होगा इसकी वजह से। अब इसका जो mg है वो नीचे एक्ट होता है, हाँ है ना, और इसके कारण से अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये इसका अगर हम लोग देखें, mg इधर एक्ट हो रहा है, और उस mg की वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन पर कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा, हाँ है ना। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका मास है बॉक्स का वो हो गया 80 केजीज, और जो वेइंग मशीन रीड कर रही है वो कितना है 72 केजीज, यानी कि जो 8 केजीज हैं वो किधर गए, वो हमारा निकल कर आ जाएगा उससे कि वो हमारा जो मास में चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा निकल कर आएगा कि ये जो है 80 माइनस 72 केजीज, इसको इंटू जी किया इक्वल टू ये हो जाएगा MAY, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कैसे, यहाँ पर हम लोग ने जो मास है उसको 80 केजीज कंसिडर किया है, तो ये 80 माइनस 72 ये हो गया 8, और 8 इंटू 10 किया बन गया 80, फिर 80 से 80 को डिवाइड कर दिया तो AY निकल कर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इधर जो एक्सेलरेशन है A उसका Y डायरेक्शन पर कंपोनेंट निकल कर आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि इस
इस डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन होगा ए, उसका इस डायरेक्शन पर कंपोनेंट होता है ए साइन, जो भी यहाँ पर एंगल होता है तो 37 है, 37 डिग्री। यानी कि इसको अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन पर माने तो इसको लिख सकते हैं ए वाई। वही लिखा गया है कि ए साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू ए वाई के बराबर, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। जिससे कि हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे और ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी ए इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए की जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई। यानी कि ये जैसे अभी ये बताया कि एक्सेलरेशन इधर होगा इसका ए, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस 37 डिग्री, और इधर वाला हो जाएगा ए साइन 37 डिग्री। क्लियर, ये चीज हो गई। और इस पे नीचे एम जी एक्ट होगा, तो इधर जो हमारा इस पे फोर्स लगेगा इस ब्लॉक में, वो हो जाएगा म्यू एम जी, क्योंकि उसी फोर्स की वजह से ये आगे बढ़ रहा है। ये जो चीज है, ये नहीं, ये जो ब्लॉक है ये इसी फोर्स की वजह से आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस सिचुएशन को ऐसा माने कि स्लाइड होना ये अगर चालू हुआ, तो इसके कारण से यहां पर ये जो हमारा ब्लॉक है उस पर पीछे जाने की कोशिश करेगा, पीछे। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे, किधर एक्ट होगा इस पे, इस डायरेक्शन पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो इसके वेट mg जो है वो हमारा रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो म्यू आर हो जाएगा, जिससे कि हम इसको म्यू जी लिख सकते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स वो है जिसके कारण से ये आगे मूव कर पा रहा है इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ। वरना ऐसे सोचिए ना कि अगर प्लेटफॉर्म और जो ब्लॉक है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक वहीं पर रहता और जो प्लेटफॉर्म है वो आगे खिसक जाता, होता कि नहीं होता। यानी कि वो फ्रिक्शन है जो इस ब्लॉक को आगे बढ़ा रहा है। क्लियर? तो अब यहाँ पर ये दो सिचुएशन हमारी इस तरीके से बनी और यहाँ से हम लोग ने ए की वैल्यू निकाल ली। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना था ना, तो इस कंडीशन को याद रखिएगा, ये जो मैंने अभी समझाया। इससे अब हम लोग क्या करेंगे कि ये लगाएंगे यहाँ पर कि इस डायरेक्शन पर जो mg का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन पर, वो हो जाएगा mg साइन 37 डिग्री। ठीक है, इस डायरेक्शन पर जो होगा वो हो जाएगा mg साइन 37 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को mg साइन 37 डिग्री माइनस म्यू mg कॉस 37 डिग्री करेंगे और इक्वल टू कर देंगे मास इंटू 5/3। यहां से अब हमारा जो इसका ये है m, इधर से और इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो g है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे और म्यू भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। साइन 37 की वैल्यू रखेंगे, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करके म्यू बराबर 13/24 निकाल लेंगे। यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A block of mass m is placed against a vertical surface by a spring of unstretched length L. If the coefficient of friction between block and the surface is mu, then choose the correct statement. तो यहाँ पर क्या है कि इस वॉल और इस ब्लॉक के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू है। वो कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। और इस ब्लॉक की जो यहाँ पर ये दे रखी है वो है हमारा डी। जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है वो है एल। ठीक है, इसकी ये जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है वो है एल। जब ये स्ट्रेच नहीं हुई तो उस समय ये जो लेंथ है वो हो गया एल। तो अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कई, जैसे कि ए वाला है, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2mg बाई म्यू डी, ब्लॉक विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। बी, मिनिमम स्प्रिंग कांस्टेंट के मिनिमम टू कीप द ब्लॉक ऑफ मास एम इज इन इक्विलिब्रियम इज mg बाई म्यू डी। सी है, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज के इज इक्वल टू 2mg बाई म्यू डी। और डी है, इन पार्ट सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 2mg। ठीक है, तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें। तो जैसा कि यहाँ पर हम ये है कि जो ये ब्लॉक है, ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम में, यानी कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो mg बाई म्यू के बराबर होगा। कैसे? हमने ये देखा कि जो इसका वेट है mg वो काउंटर बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स से।
तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg के बराबर है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होता है म्यू इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल इज इक्वल टू ये निकल कर आ गया mg बाई म्यू। ठीक है, जो नॉर्मल है वो निकल कर आ गया mg बाई म्यू। यानी कि अगर इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखें, इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम को देखें, तो इस डायरेक्शन पर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इस डायरेक्शन पर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? अब क्योंकि यह ये हम लोग को दे रखा है कि अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो है वो एल है, यानी कि ना तो हम अनस्ट्रेच्ड का मतलब ये भी है कि ना तो उसको कंप्रेस किया गया है, ना तो उसको हम लोग ने स्ट्रेच किया है। अनस्ट्रेच्ड में ये है कि जो ऐसे आपने रख दी स्प्रिंग, जो उसकी लेंथ होगी उसकी बात होती है। तो अनस्ट्रेच्ड यहाँ पर दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ना तो वो कंप्रेस है, ना तो वो फैला हुआ है, दोनों ही केस है यहाँ पर। अब क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर ये जो ब्लॉक है उसको इस स्प्रिंग को दबाने के बाद सेट किया है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक की विड्थ, इस साइड की विड्थ दे रखी डी, यानी कि जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ थी वो थी यहां से लेकर यहां तक। अनस्ट्रेच्ड जो लेंथ थी वो कहां से कहां तक थी? यहां से लेकर यहां तक थी। ठीक है, इस स्प्रिंग की। अब इस पे हम लोग ने इतनी इसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो जो फोर्स ये अप्लाई करेगा इस तरफ वो हो जाएगा डी, के डी। कितना हो जाएगा? के डी। के क्या है यहाँ पर? हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, और डी है जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुई। तो ये के डी बराबर है एफ एस के, जो कि इस डायरेक्शन पर अप्लाई होगा। ये जैसे फ्री बॉडी डायग्राम पर हम देख सकते हैं, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बना। अब इसी के जस्ट बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा के डी के बराबर आ गया। और ये जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पे है, ये नीचे ना गिरे, इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि mg से वो बड़ा हो, तभी ये रुकेगा, वरना गिर जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो mg हो वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो। ठीक है, तो इससे हमारी कंडीशन निकल कर आ जाएगी कि mg इज इक्वल टू म्यू के डी, या इसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए अगर करें, एक्चुअली क्या है कि ये चीज इधर बताने की कोशिश की जा रही है और ये चीज इधर बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिलहाल जो वैल्यू है वो एफ मैक्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एफ लिखा हुआ है। तो अब ये स्लिप नहीं कर रहा, इस वजह से जो इसका एम जी है वो तो एफ के बराबर ही होगा, तो एम जी बराबर एफ लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, वो म्यू एन के बराबर होगा, तो म्यू एन इज इक्वल टू म्यू के डी इधर लिख दिया गया। के डी क्योंकि यहाँ से एन की बराबर वैल्यू निकल कर आ रही है, तो ये दो चीजें हैं, इनको यहाँ से इनइक्वालिटी से कंपेयर किया गया है। अब यहां पर हम लोग इस mg को कंपेयर करेंगे सीधे इसके साथ, यानी कि ये बन जाएगा mg लेस देन और इज इक्वल टू म्यू के डी, ये चीज बन जाएगी। यहां से k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी mg डिवाइडेड बाई म्यू डी, जो कि यहां पर निकल कर आ रखी है ये, यानी कि इसी को हमें फाइंड करना था, तो जो बी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली हमारा इस तरीके का क्वेश्चन है जहां पर कि हमें दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, जिसमें से कि एक स्टेटमेंट एज अ असर्शन बिहेव करता है, दूसरा होता है रीजन। यानी कि यहां पर सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि क्या दोनों जो चीजें हैं वो सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो क्या दूसरा वाला पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या होगा, अगर वो नहीं है तो फिर उस चीज को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन है हमारे ए बी सी डी। अब इन ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? ट्रू हैं। स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट, ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का। बी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी कि दोनों ट्रू हैं, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और जो सी है वो ये बताता है मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है बट सेकंड ट्रू नहीं है, और स्टेटमेंट जो फोर्थ है वो ये मतलब जो ऑप्शन डी है वो ये बताता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है जबकि स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। ठीक है, बात समझ पे आ गई ये चीज। अब यहां से हम लोग आप मतलब यहां पर आपको 10 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे।
आइए इसको हम लोग देखें, इसका सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि व्हेन द कार एक्सेलरेट्स हॉरिजॉन्टली अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पर ये जो कार है वो एक्सेलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो द एक्सेलरेटिंग फोर्स इज गिवन बाय द पुश ऑफ द रियर एक्सल ऑन द व्हील्स। बिल्कुल, जो कार होती है, अगर वो हमारी रियल व्हील ड्राइव्स है, जो कि ज्यादातर कार्स होती हैं, उसमें पीछे तरफ उस पे जो एक्सेल होता है वहां पर हमें पुश मिलता है, उसके जिसके कारण टॉर्क लगता है, जिसके कारण से फिर एक लीनियर मोशन में वो कन्वर्ट हो जाता है टायर्स के थ्रू। तो फिर स्टेटमेंट सेकंड है कि व्हेन द कार एक्सेलरेट्स द रियर एक्सल रोटेट्स विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर भी ये क्या है कि वो ज्यादा तेज घूमता है। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका ये हो जाएगा कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट, व्हेन कार एक्सेलरेट्स द इंजन रोटेट्स एंड द रियर एक्सल व्हिच एक्सर्ट्स अ पुश ऑन द व्हील्स टू मूव। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो गए। यहां से अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।